इससे आगे का सवाल यही है कि चलिए भाई, जीत होती है, योगी सफल हैं, उनके दो मॉडल। वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं पंकज भाई। क्या क्या संदीप क्या? वर्मा जी उंगली नहीं उठाकर मेरी बात पे शायद हाँ कुछ हाँ, टिप्पणी वर्मा जी करना आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐड करना चाह रहा था बल्कि मिश्रा जी की बात का कि देखिए, अब ना बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तीन तरीके के लीडरशिप पे काम कर रही है। तो पहली पीढ़ी तो मैं मानता हूं कि राजनाथ सिंह, मोदी जी और बाकी ये लोग वाली पीढ़ी है। तो अब ये लोग पीढ़ी कहीं ना कहीं संरक्षक भूमिका में आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी पीढ़ी अमित शाह जी वाली है और बाकी जो है बाकी उनके साथ के जो मंत्री हैं वो लोग हैं। तीसरी पीढ़ी मुझे लगता है कि नितिन नवीन है, योगी आदित्यनाथ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा, जैसा आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है को मौका दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में उनको बड़ा मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात अगर देखा जाए हर जगह पे, हर स्टेप पे, तो हर जगह वो सफल है। और साथ ही साथ आप देखिए कि उनकी रैलियां ही नहीं, वहां पे जो परफॉर्मेंस है उनका, रैलियों का कन्वर्जन है जो सीटों का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और लोग सुनने के लिए आते भी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। समस्या ये है कि उनके जो पैरेलल पावर काम कर रही है वो उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहती। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले भविष्य में केंद्र की राजनीति में देखा जा सकता है। और ऐसी तैयारी भी चली, क्योंकि भाजपा इस तरीके की अचंभा कहते हैं ना कि रिजल्ट देने वाली है और अजीब तरीके की लोगों को खड़ा करने वाली है कि जिसको कोई जानता भी नहीं था, एकदम से वो बाहर निकल कर आया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मौका दिया जाएगा और ऐसा नहीं कि उनको हाशिए पे खड़ा किया जाएगा। मैं आप ही की बात को नहीं, ऐड पर ऑन करना इतनी चाह रहा था इतनी मिश्रा बड़ी जी। पार्टी है, पंकज पैरेलल पावर पंकज का भाई खड़ा एक होना। बात मैं भी पैरेलल पावर का खड़ा होना कौन सा अजूबा बात है? अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है, पैरेलल पावर तो खड़ी होगी ही होगी। कंपटीशन बेहतर होगा, आपको बेहतर डिलीवर करने का प्रेशर होगा, इसमें मैं कुछ अजूबा नहीं देखता हूं। अनुपम नहीं जी। एक पंकज जी, एक समस्या एक बात मैं थोड़ा ऐड कर दूं इसमें। मैं कहना भूल गया था और आज जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था मैं थोड़ा पहले निकलूंगा, मेरा कमिटमेंट है। देखिए, एक बड़ी अजीब चीज सामने आई है। आरएसएस, जिससे हमेशा योगी जो अपना वो चलाते थे हिंदू युवा वाहिनी, उसे कहा जाता था कि आरएसएस के पैरेलल एक दूसरी वो चला रहे हैं। हकीकत यह है कि योगी जब से सत्ता में आए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर रखा है, पहली बात। और पिछले एक साल के अंदर मोहन भागवत और योगी की जितनी मुलाकातें हुई हैं पहले कभी नहीं हुई। आरएसएस बहुत खुल के सपोर्ट ही नहीं कर रही है। अभी जो लेटेस्ट बयान निकल के आया आरएसएस से मुश्किल से 15 दिन पहले कि योगी के विरोध को पार्टी से विद्रोह माना जाएगा। तो इतना ज्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट आरएसएस का योगी को आ रहा है, कहीं ना कहीं आरएसएस को लग रहा है कि सभी कमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद मुझे आज की तारीख में योगी के लिए कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो रोड़ा कहलाए। अब वो ठीक है, एक पार्टी की लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, एक लंबी प्लानिंग में, जैसा वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई उनको केंद्र में लाएं या कहीं आगे ले जाए, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में योगी के लिए कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप किसी भी बात का दोष दें, एक बात का दोष नहीं दे सकते कि उनको राजनीति नहीं आती। इतना उनको समझ में आता है कि कौन सा नेता पॉपुलर है और कौन सा नहीं। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं अन्य पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। दरअसल चर्चा बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, और कुछ नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। आकाश सक्सेना, रामपुर में इन्होंने किसको हराया? मुझे लगता है आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है मिश्रा जी, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा करता रहा हूं। क्योंकि अगर आजम खान को कोई रामपुर में हरा देता है तो भाई वो उसको तो पुरस्कृत होना चाहिए। चर्चा ये है कि आकाश सक्सेना ने सिर्फ हराया नहीं है, आकाश सक्सेना ने आजम खान को जेल भी पहुंचाया है, उन्हीं के एफआईआर पे जेल गए। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि महेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी और एमएलसी, डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मंत्री पद के दौड़ में है। कहा जा रहा है भूपेंद्र चौधरी भी दौड़ में है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रभारी और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा भी दौड़ में। अगर आप पॉलिटिकल केमिस्ट्री देखें, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन,
तो आपको लगता है कि 6 और मंत्री जो बनाए जा सकते हैं उनमें कौन कौन से नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है? अनुपम जी। मैं अभी देखिए के शर्मा साहब ने पूजा पाल का नाम लिया। पूजा पाल चूंकि हमारे जिले से पड़ोस से आती हैं, इसमें दो राय नहीं कि पूजा पाल को आगे लाने का प्रयास हो सकता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि पाल समाज को अखिलेश यादव भी पीडीए के नाम पे इंकरेज करते रहे हैं। बाकी आकाश सक्सेना वगैरह का कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। एक मोटी सी बात जान लें, और ये मेरा, आप आज इसको मेरा पार्टिंग कमेंट समझ लें। हाँ, एक आदमी की मैं बात जरूर करता हूं। जब 2022 में चुनाव हुआ था तो दो मुद्दों पर लड़ा गया था, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे बिजली की बहुत बेहतरीन सर्विस। तो श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग में बहुत अच्छा काम किया था। उनकी जगह जो एनके शर्मा आए हैं, जो कि प्रधानमंत्री पीएमओ से आए हैं, उनका, श्रीकांत शर्मा का काम जितना अच्छा था, एनके शर्मा के काम से उतनी ही शिकायत बताई जाती, उतनी ही शिकायत बताई जाती। ए के शर्मा, के हाँ। तो अब आप इसको इस तरह देखें कि श्रीकांत शर्मा कैसे परिदृश्य से गायब हो गए, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो कैसे कैबिनेट से गायब हो गए, क्यों उनको वापस नहीं लिया गया, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजों में से एक है। एक बात मैं चलते चलते जरूर कह दूं कि वो भाई श्रीकांत शर्मा तो अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने बहुत हाँका, वो इकलौते मंत्री थे जिनकी अपने विभाग में चलती थी, वरना अभी तो पूरा का पूरा सेशन बीत जाता है, मंत्री अपने विभाग में 0 सेशन डिक्लेयर कर देता है, एक ट्रांसफर नहीं कर पाता। और उत्तर प्रदेश में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ के मंत्री थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते। इस तरह आप समझ लीजिए, डिप्टी सीएम्स के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो ये आज की तारीख में इट इज अ वन मैन शो। लेकिन मैं जैसा कह रहा, तस्वीर के दो पहलू हैं। तस्वीर का एक बुरा पहलू यह है कि वन मैन शो है, तस्वीर का अच्छा पहलू यह है कि उस वन मैन शो को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। चलिए, वन मैन शो को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है, और ये भी सच बात है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप कुछ भी करते हो, अगर हाँ आप कुछ भी करते हो सकता है दूसरा पहलू लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आप सफल हैं। मैं एक तो आप छोटी सी बात आपको पंकज भाई बता दूं कि मैं जहां जहां पे बैठा हूं प्रयागराज में, ये प्रयागराज में जहां जिस जगह बैठा हूं वो भाजपा की सीट है। भाजपा की सरकार में भाजपा की सीट पे भाजपा के मुख्यमंत्री आए और स्थानीय भाजपा का विधायक उनसे मिलने के चक्कर में पुलिस के हाथों पिट गया। अब इसको समझ लीजिए। चलिए, ये भी बड़ा नायाब उदाहरण है, और शायद यही वजह है कि कई बार लोग नाराज होते हैं या उनकी बातें सामने आती हैं, कार्यकर्ता दुखी हैं, नेता दुखी हैं, तो उसकी ये वजह हो सकती है। फिलहाल हम इस बात को और भी आगे बढ़ाएंगे, और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार और नाम कौन है। इन दिनों आप देखें तो ब्रजभूषण सिंह भी बहुत चर्चा में है, और ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण की भी चर्चा है कि प्रतीक भूषण भी मंत्री हो सकते हैं, ठाकुर रामवीर सिंह भी मंत्री हो सकते हैं, और सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह भी मंत्री पद के दौड़ में हैं। रुद्र जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, कई नामों की चर्चा है, भूपेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह, आकाश सक्सेना, राजेश्वर सिंह, श्रीकांत शर्मा, ब्रजभूषण जी के बेटे प्रतीक भूषण, इन सब नामों की चर्चा है। और दरअसल कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन, इन तमाम चीजों को संतुलित करने का प्रयास है, और इसीलिए हाईकमान से टिक मरवाने के लिए आया गया था कि आप ग्रीन सिग्नल दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन का भी समन्वय हो, क्षेत्रीय संतुलन भी हो और जाति संतुलन भी हो, ताकि मिशन 2027 में हम पूरे तरीके से कामयाब हो। देखिए, अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो कोई ठाकुर मंत्री नहीं बन पाएगा। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री पे पहले से इसी बात का आरोप है और मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, ये हो सकता है पूजा पाल का जो बात हो रही है, इसलिए हो सकता है कि पूजा पाल एक तो सपा से आई हैं, महिला चेहरे के तौर पर भी हैं और पाल समाज से भी हैं, तो उनका मंत्री बनाना बन सकता है। श्रीकांत शर्मा का नाम इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहुत समय से वो वनवास काट रहे हैं, कहीं चर्चा में नहीं है, लेकिन अगर श्रीकांत शर्मा आते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि वो जमीनी नेता हैं, अपने समय में उन्होंने अच्छा काम भी किया है और जनता के बीच उनकी पैठ अच्छी है। लेकिन जो बाकी आप नाम बता रहे हैं वो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो
अपने आप को मार्केट में उछालने की कोशिश करते हैं, वो समीकरण में कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम अगर मान लीजिए 6 अगर हम बात कर रहे हैं 6 मंत्री की, या कुछ और मंत्रियों को हटाया जाएगा तो उसमें से कम 2 या 3 महिलाओं को लाया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी यादव को भी मंत्री पद मिल सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के समीकरण में बैठता कौन है। इस तरह के कुछ लोगों को लाया जाएगा। कारण क्या है कि बाकी लोग तो अपने हिसाब से सेटल हैं। कोई ऐसा मुझे जातिगत अपर कास्ट में समीकरण नहीं दिखते हैं कि जहां पर कोई चीज मिसिंग है। जो पीडीए से रिलेटेड जातियां हैं उसके समीकरण बनाने की बात हो सकती। भूपेंद्र चौधरी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको कहीं सेटल करना है तो उनकी संभावना बन सकती है कि वो कहीं पे मंत्री पद में सेट बैठें। लेकिन बीजेपी में ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अध्यक्ष पद पे रहते भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना गया है कि बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको भी मंत्री पद बनना एकदम श्योर नहीं है, लेकिन उनकी संभावना में हम देख सकते हैं। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि 2-3 ऐसे नाम आएंगे कि जो थोड़े से युवा चेहरे हैं और जो एमएलसी से नहीं आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीनी नेता हैं। जैसे बुंदेलखंड से आप देख लीजिए कि बुंदेलखंड को भी एक आध मंत्री मिल सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह के समीकरण आएंगे जिसमें कुछ नए लोग आएंगे और मुझे लग रहा है 3-4 मंत्रियों के मंत्री पद जा सकते हैं। कारण क्या है कि उनको सिर्फ एमएलसी होते हुए मंत्री पद बनाया गया है और पिछले 2-3 सालों का अगर आप कार्यकाल देख लेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ए के शर्मा जी का भी मंत्री पद जा सकता है। कारण क्या है कि जैसे ए के शर्मा जी जब आए थे, आपको पता होगा कि ये बड़ा हो हल्ला मचा था कि वो सीधे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ऊर्जा मंत्री बनते हुए भी उनकी जो स्थिति है अभी, जैसे अनुपम जी ने बताया, कि बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती और वो काफी समय से वो भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पद जा सकते हैं। कारण क्या है कि अब आपको चुनाव में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव जीत चुके हैं और किसी को भी आप मंत्री बना देते हैं। अब आपको वोट चाहिए और मुख्यमंत्री इस चीज को बड़े स्पष्टता से जानते हैं कि वोट कैसे आता है। अगर वोट की राजनीति होगी और आपके पास वोटर नहीं आप कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों के जमीनी नेता आप नहीं रहेंगे, तो आप वोट नहीं ला पाएंगे। और खास करके जब से 2014 के परिणाम आए हैं उसके बाद जो विपक्ष है, अखिलेश यादव या मान लीजिए जो कांग्रेस गठबंधन करेगी या जिसके साथ भी आगे करेगी, उनका मनोबल बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर बड़ी गौर से उस चीज़ को देखा जाएगा कि कहीं ऐसी कोई चीज़ चूक न हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मंत्रियों की संख्या नगण्य ही रहेगी। उसमें से हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को रिप्लेस करके, जैसे ए के शर्मा को रिप्लेस करके आप किसी को ला सकते हैं तो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, या कोई और ठाकुर मंत्री को हटा करके ठाकुर ला सकते हैं। बाकी नए किसी लोगों को जोड़ने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है। महिलाओं की संख्या इस बार बढ़नी चाहिए, ये मुझे उम्मीद लग रही है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, वो शिव प्रकाश जी के करीब हैं, ये योगी जी के करीब हैं, इसलिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाई वो मंत्री थे, उनको हटाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। अब प्रदेश अध्यक्ष पर पंकज चौधरी आ गए, तो भाई जाटों को अकोमोडेट करने के लिए आपको उनको एक मंत्री पद देना पड़ सकता है। इसकी चर्चा इसलिए है। और ख़ास तौर पर मैंने और तमाम नाम लिया, आकाश सक्सेना, वजय बता दिया, फिर और कई नाम लिए, राजेश्वर सिंह से लेकर के और कई नामों की चर्चा है, वो भी हमने बताई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH